आज हम जानेंगे होम्योपैथी इज़ अ साइंस। सो होम्योपैथी को हम डिफ़ाइन करें तो क्या है होम्योपैथी? होम्योपैथी एक डिपार्टमेंट ऑफ साइंस इन जनरल मेडिसिन। जनरल मेडिसिन में साइंस का एक डिपार्टमेंट है। जैसे आप पैथोलॉजी, फिजियोलॉजी, ये क्या है? जनरल मेडिसिन के डिपार्टमेंट है। वैसे ही होम्योपैथी भी जनरल मेडिसिन में एक डिपार्टमेंट ऑफ साइंस है, ठीक है। और जो कि जिसका जो प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट है वो क्या है? ऑब्जर्वेशन, ठीक है। किसका ऑब्जर्वेशन? डिसीज पर्सन का और रेमेडियल एजेंट का। रेमेडियल एजेंट का ऑब्जर्वेशन कहाँ पे होगा? रेमेडियल एजेंट का ऑब्जर्वेशन अपन करेंगे कि डिसीज़ कंडीशन में, हेल्दी कंडीशन में और ट्रीटमेंट वाले पार्ट में, ठीक है। तो ट्रीटमेंट में, डिसीज़ में और हेल्थ में, तीनों कंडीशन में अपन क्या करेंगे? रेमेडियल एजेंट का ऑब्जर्वेशन करेंगे। और जो क्योर है वो किस पर बेस्ड है? लॉज और प्रिंसिपल पर बेस्ड है। अब अगर हम बात करें साइंस होने के लिए, तो साइंस के लिए कंडीशन चाहिए कि वो लॉज पे बेस्ड होना चाहिए, फैक्ट पर बेस्ड होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए। तो सबसे पहले लॉजिक की बात करते हैं। हम लॉजिक यानी कि क्या है? जिसके लिए आर्ट ऑफ रीजनिंग, तो जो कि राइट एंड रॉन्ग के बीच में डिफ्रेंशिएट कर दे, जहाँ पे इमोशंस का कोई रोल नहीं हो, ठीक है, वो लॉजिक होता है। तो हमारा जो ये सिस्टम है ये किस पे बेस्ड है? इंडक्टिव लॉजिक। इंडक्टिव लॉजिक, ठीक है, जो कि लॉर्ड पेकन ने दिया था, तो उस पर बेस्ड है, जिसमें कि अपन देखें तो डिस्कवरी भी इसी तरीके से हुई है कि करेक्ट ऑब्जर्वेशन, साइंटिफिक करेक्ट ऑब्जर्वेशन हो गया, ठीक है, एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशन, करेक्ट इंटरप्रिटेशन, है ना, और साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन एंड साइंटिफिक कंस्ट्रक्शंस ऑफ मटेरियलिटी का। तो ये अपना क्या हो गया? इंडक्टिव लॉजिक हो गया। अब कोई भी ये तो लॉजिक हो गया। अब लॉज की बात करते हैं, तो कोई भी जो फैक्ट है वो लॉज लॉ बनने के लिए उसकी क्या कंडीशन होती है? कोई फैक्ट अगर लॉ कहलाएगा उसके लिए दो कंडीशन की ज़रूरत है। यहाँ पे जो फिनोमिना है, दो फिनोमिना को के बीच में वो रिलेशन को एक्सप्लेन कर सकें, ठीक है, कि दो फिनोमिना है उनके बीच में जो रिलेशन है उसको एक्सप्लेन कर सके, वो लॉ होगा। दूसरा, अदर लॉज के साथ उसकी हार्मोनी होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारा जो है लॉज की बात करें तो पहला हमारा लॉ ऑफ सिमिलिया, ठीक है, लॉ ऑफ म्यूचुअल एक्शन, ठीक है, लॉ ऑफ लीस्ट एक्शन, ठीक है। इसके अलावा अदर लॉज के साथ भी हार्मोनी है। हार्मोनी कैसे? जैसे कि ऑप्टिक्स के लॉज के साथ हार्मोनी है, केमिकल लॉज के साथ हार्मोनी है, ग्रेविटी के लॉज के साथ हार्मोनी है। तो ये जो नेचुरल लॉज हैं इनके साथ भी अपनी क्या है? हार्मोनी है, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि हमने देखा लॉजिक है, लॉज की बात कर ली। लॉज कुछ आपको बता देता हूँ, जैसे लॉ ऑफ लीस्ट एक्शन होता है कि द क्वांटिटी ऑफ एक्शन नेसेसरी टू इफेक्ट एनी चेंज इन नेचर इज लीस्ट पॉसिबल। ये लॉ ऑफ लीस्ट एक्शन हो गया, ठीक है। आप नेचर्स लॉ को जानते हैं, सिमिलियर बस क्यूरेंटर, उस पर बेस्ड है। और तीसरा आपका एवरी एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन अपोजिट न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है। तो इन लॉज पर बेस्ड है। अब अगला हम बात करें तो इसमें क्या है कि जो पहला लॉजिक अपन ने देखा, इसके अलावा लॉज देखा। प्रिंसिपल, फोर बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है अपने? सिमिलैरिटी, ठीक है, सिमिलैरिटी, प्रोपोर्शनैलिटी, कॉन्ट्रालिटी और आपका इनफाइनाइट सिमिलिटी, ठीक है। तो बेसिकली अपना जो है यहाँ पे फोर प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो फोर प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं अपने हमारे पास? कि सिमिलैरिटी, कॉन्ट्रालिटी, प्रोपोर्शनैलिटी और इनफाइनाइट सिमिलिटी, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि फोर प्रिंसिपल्स क्या है: सिमिलैरिटी, कॉन्ट्रालिटी, प्रोपोर्शनैलिटी और इनफाइनाइट सिमिलिटी। अब इसके अलावा जो अपना, अगर हम बात करें पोटेंटाइजेशन की, तो पोटेंटाइजेशन का भी साइंटिफिक फाउंडेशन है। पोटेंटाइजेशन जो है वो क्या है? पोटेंटाइजेशन में कई बार इसका कंट्रोवर्सी का टॉपिक है, तो कि कैसे डाइल्यूशंस में कैसे मेडिसिन की क्वांटिटी तो कम होती जाती है, तो उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो जब भी पोटेंटाइजेशन का जिक्र होता है तो पोटेंटाइजेशन जो है ना, इसके लिए आपको क्या आना चाहिए? लॉ ऑफ फिजिक्स के लॉज, जैसे कि आप, और केमिस्ट्री के लॉज, ठीक है। तो लॉ ऑफ फ्रिक्शन का लॉ आपको पता होना चाहिए। दूसरा,
लॉ ऑफ आयनाइजेशन थ्योरी, ठीक है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जितना ज़्यादा आयनाइजेशन होगा उतना क्या होगा, रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो जो आयनाइजेशन है वो कंप्लीट आयनाइजेशन कब पॉसिबल है, जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन के द्वारा ही आपका कंप्लीट आयनाइजेशन पॉसिबल है। इसीलिए हम इनफाइनाइटेसिमल डोज यूज़ करते हैं। कंप्लीट आयनाइजेशन पॉसिबल बाय द इनफाइनाइटेसिमल डाइल्यूशन। अब लॉ ऑफ डिसएसोसिएशन भी यही कहता है, आयनाइजेशन वाला, ठीक है। तो ये जो लॉ ऑफ आयनाइजेशन है ये किसके लिए अप्लाई होता है, एसिड बेस, है ना, और इसके लिए तो इनके लिए अप्लाई होता है। इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो ये जो कंपाउंड्स हैं, सबस्टेंस हैं, इनके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ डेवलप हो जाती है जब इनको क्या किया जाता है, डिसॉल्व किया जाता है। तो उनमें आयनाइजेशन होने लगेगा, उसके बाद इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़, तो ये क्या है, एनर्जी का एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे अगर हम बात करें, ये हमने देख लिया, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो है प्रिंसिपल हमने देखा कि क्या, आयनाइजेशन थ्योरी हो गई, ठीक है। अब दूसरा हम देखते हैं कि इसमें क्या करते हैं कि फ्रिक्शन भी हो रहा है, ठीक है। जैसे हम ट्राइचुरेट करते हैं तो उसमें फ्रिक्शन, ठीक है। तो मैथमेटिक्स के लॉ, फिजिक्स के लॉ, केमिस्ट्री के लॉज, इन सब पर अपना पोटेंटाइजेशन बेस्ड है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जैसे एनर्जी है उसको हम ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना क्रिएट कर सकते हैं, बस उसका एक फॉर्म जो है वो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो मैटर है उसको भी आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, चाहे कितना भी आप रिड्यूस करोगे, डिस्ट्रॉय उसको तोड़ते जाओगे मैटर को, तो वो क्या है, वो जिस आखिरी जो सबस्टेंस बचा उसमें भी उसका जो ओरिजिनल पार्ट है उसका सम अमाउंट बचा ही रहेगा, ठीक है। तो मैटर को भी आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते क्योंकि मैटर क्या है, इनडिस्ट्रक्टेबल है, ठीक है। तो मैटर इनडिस्ट्रक्टेबल है, उसको आप डिस्ट्रॉय कितना भी करोगे, कितना भी उसको डिसोल्व करोगे, उसका ओरिजिनल का पार्ट बचा ही रहेगा। ओरिजिनल का जो ओरिजिनल पार्ट है उसका सम अमाउंट उसमें कंसिस्ट रहेगा, ठीक है। चाहे कितना भी डिसोल्व करो, कितना भी डिस्ट्रक्ट करने की कोशिश करो, वो इनडिस्ट्रक्टेबल है, ठीक है। अब ये तो मैंने आपका पोटेंटाइजेशन का बता दिया। दूसरा आपको ये भी हम देखेंगे कि यहाँ पे जो ये डिस्कवरी, ठीक है। तो यहाँ पे जो लॉ ऑफ सिमिलिया है, पायोनियर्स डॉक्टर हेनीमन से पहले भी हिपोक्रेट्स हो गए और अरिस्टोटल, तो इन लोगों ने भी लॉ ऑफ सिमिलिया के बारे में बताया था कि अगर आपको ट्रीटमेंट के लिए दो ही प्रिंसिपल्स बताए थे हिपोक्रेट ने, या तो लॉ ऑफ सिमिलिया और या तो लॉ ऑफ डिसिमिलिया, इसके अलावा कोई तीसरा क्योर नहीं कर सकता, ठीक है। तो अपना लॉ ऑफ सिमिलिया पर बेस्ड है। इसके अलावा जो एंटीपैथी है वो लॉ ऑफ डिसिमिलर्स पर बेस्ड है, ठीक है। अपोजिट के और अपोजिट पर बेस्ड है एंटीपैथी। अब इसके अलावा जो हमारा थेरापेटिक निहिलिज्म का आता है कि क्यों इसको नेग्लेक्ट किया गया, उसको भी हम देखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, तो थेरापेटिक निहिलिज्म यानी कि नेग्लेक्ट क्यों किया गया, इसके जैसे चार बेसिक कंट्रोवर्सी के पॉइंट्स क्या क्या हैं। तो सिंगल मेडिसिन, पोटेंटाइजेशन, रैंडमाइजेशन हो गया, और अपने जनरल प्रिंसिपल्स को क्रिटिसाइज़ किया गया, और अभी भी कर रहे हैं। तो सिंगल रेमेडी, पोटेंटाइजेशन, जनरल प्रिंसिपल्स, एंड फोर्थ इज़ कौन सा हो गया आपका, हेल्दी ह्यूमन प्रूविंग, ठीक है। तो देखिए मैं आपको एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करता हूँ कि हेल्दी ह्यूमन प्रूविंग क्यों करते हैं, क्योंकि हेल्दी ह्यूमन में और एनिमल में डिफरेंस होता है। एनिमल बॉडी और जो ह्यूमन बॉडी है, इन दोनों में डिफरेंस होता है। जैसे कि कोई भी एक ही ड्रग की आप सेम अमाउंट अगर एनिमल में उसका डोज दोगे तो एडमिनिस्टर करोगे एनिमल को, और आप एक तरफ करोगे ह्यूमन को, तो दोनों में इफ़ेक्ट अलग अलग होगा सेम डोज का, ठीक है। तो इससे आपको पता चलेगा कि एनिमल और ह्यूमन बॉडी में अलग अलग है। एनिमल्स में आपको सब्जेक्टिव फीलिंग नहीं मिलेगी, सब्जेक्टिव सिम्टम नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक पॉइंट है। दूसरा आपका जो सिंगल रेमेडी, तो एक सिंगल रेमेडी क्यों प्रिस्क्राइब करना चाहिए, क्योंकि जो मल्टीपल प्रिस्क्राइब करेंगे तो हमें उस मेडिसिन का एक्शन नहीं पता चलेगा, ठीक है। क्योंकि प्रूविंग जब सिंगल में हुई है तो सिंगल डोज इसलिए इसमें दिया जाता है, और मल्टीपल डोज देंगे तो उससे क्या होगा,
मल्टीपल मेडिसिन एक साथ एडमिनिस्टर करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि किसके बेड इफ़ेक्ट आए हैं, किसके क्यूरेटिव इफेक्ट आए हैं, अब किसको एंटीडोट करना है, ठीक है। तो इसलिए अब ये मैं बेसिक बता रहा हूँ। फिर तीसरा जो है आपका पोटेंटाइजेशन, जिसके बारे में अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आयनाइजेशन वगैरह। और चौथा है आपका कि हेल्दी ह्यूमन प्रूविंग हम देख ही चुके, प्रिंसिपल्स के बारे में पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। लॉस पर बेस है, प्रिंसिपल पर बेस है, लॉ ऑफ सिमिलिया, है ना। और प्रिंसिपल्स हमने देख ही लिए थे, सिमिलैरिटी, इनफाइनाइट सिमिलिटी, कॉन्ट्रेलिटी और प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल्स हो गए। और इसके अलावा आगे हम और देखेंगे। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि कोई भी साइंस के क्या होते हैं, लिमिटेशन होते हैं और स्कोप होता है। तो इसे ये अपना क्या है, एक स्कोप है, लिमिटेशन है। डायनामिक डिसीज में अपना स्कोप है, ठीक है। और आपका जो लिमिटेशंस की बात करें तो प्योर सर्जिकल केसेस, इरिवर्सिबल पैथोलॉजीज हो गई, वहाँ पे अपना लिमिटेशन है। तो होम्योपैथी का भी जैसे साइंस का, हर साइंस का एक लिमिटेशन स्कोप होता है, वैसे ही अपना भी एक स्कोप है, लिमिटेशन है। लिमिटेशन अपना ड्राउनिंग में, सफोकेशन में, इमरजेंसी केसेस, सस्पेंडेड एनिमेशन, है ना। तो इरिवर्सिबल पैथोलॉजी, है ना, तो वहाँ पे अपना लिमिटेशन है। लेकिन प्योर डायनामिक केसेस में अपना मेन रोल होता है, ठीक है। क्रोनिक डिसीज में, एजमेटिक डिसीज, एक्यूट डिसीज, इसमें अपना स्कोप है। अब हमारे कुछ जनरल इंटरप्रिटेशन की बात करेंगे, ठीक है। तो कुछ जनरल इंटरप्रिटेशन मैं आपको यहाँ से रीड करके बता रहा हूँ कि जो लॉज ऑफ नेचर है वो कैसे हैं, यूनिफॉर्म है। लॉज ऑफ नेचर आर यूनिफॉर्म और हारमोनियस है। इफेक्ट फॉलो काज इन अनब्रोकन सक्सेशन, ठीक है। इफेक्ट फॉलो काज इन अनब्रोकन सक्सेशन। एवरी एक्शन देयर इज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये हम जानते हैं, न्यूटन्स का थर्ड लॉ। एक्शन एंड रिएक्शन आर सीजलेस, इक्विवेलेंट एंड रेसिप्रोकल, ठीक है। एक्शन और रिएक्शन कैसी होती है, सीजलेस, रेसिप्रोकल और इक्विवेलेंट, बराबर होगी, रुकेगी नहीं, और रेसिप्रोकल होगी। मोशन इज सीजलेस, ट्रांसफॉर्मेशन इज कंटिन्यूस। हम देखते हैं कि मोशन सीजलेस है, रुकता नहीं है मोशन कभी भी। और ट्रांसफॉर्मेशन वो हमेशा कंटिन्यू, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती रहती है एनर्जीज, वो हम जानते हैं। मैटर कैसा है, इनडिस्ट्रक्टिबल है एंड इन्फाइनेटली डिविजिबल। आप मैटर को इन्फाइनेटली डिवाइड कर सकते हो, पर उसको इनडिस्ट्रक्टेबल है, वो डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते मैटर को। फोर्स इज परसिस्टेंट एंड इनडिस्ट्रक्टेबल एंड क्वांटिटी ऑफ एक्शन नेसेसरी टू इफेक्ट एनी चेंज इन नेचर इज लेस पॉसिबल। लॉ ऑफ लिस्ट एक्शन, ठीक है। तो ये मैंने कुछ जनरल लॉस बता दिए।